हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है या ग्लोब किसे कहते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का ही एक नमूना है, पृथ्वी का एक छोटा नमूना है जिसे हम ग्लोब कहते हैं, या पृथ्वी की है एक प्रतिछाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब का प्रयोग क्यों किया जाता है, ग्लोब का उपयोग क्या है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है ग्लोब का। तो हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो ग्लोब का किस लिए प्रयोग करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ये होता हमारा ग्लोब। अब ये ग्लोब है, अब इस पर रेखाएं खिंची होती हैं। रेखाएं, दो तरीके की रेखाएं खिंची होती हैं, एक तो अक्षांश रेखाएं, दूसरी देशांतर रेखाएं। दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं, एक तो अक्षांश और दूसरी काल्पनिक रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी पर नहीं खींची गई हैं, ये सिर्फ ग्लोब पर खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं या किन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती हैं, सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री अक्षांश के समानांतर खींची गई, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो पृथ्वी पर कुछ प्रमुख जो है रेखाएं खींची गई। पृथ्वी पर 90 ये ध्रुव होता है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसके बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये वाली जो रेखा है इसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा या देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को हम उत्तरी अक्षांश, नीचे वाले को हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये जो रेखा है ये पृथ्वी को पूरी हमारे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसके ऊपर कुल कितनी, यहाँ तक कुल कितनी, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है तो ये जो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव होता है, यहाँ तक इस विषुवत 0 डिग्री विषुवत रेखा से यहाँ तक कितनी रेखाएं खींची गई हैं, तो कुल 90 रेखाएं खींची जाती हैं। ऊपर से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, 90। ऊपर 90, नीचे 90, ऊपर ये 90 और नीचे ये 90, 90 प्लस 90 और एक ये होती हमारी 0 डिग्री रेखा, तो प्लस 1 बराबर 181, 181 रेखाएं कुल हमारे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो कुछ रेखाएं प्रमुख होती हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे कि कुछ रेखाएं प्रमुख होती हैं हमारे पृथ्वी पर, जैसे 23.5 डिग्री ऊपर क्या, उत्तरी ध्रुव की तरफ 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर हर 1 डिग्री के अंतराल पर एक रेखा खींची गई। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, तो यहाँ पे 1 डिग्री पर ये 1 डिग्री और फिर इसके ऊपर जाकर 1 डिग्री पर एक और रेखा खींची जाती। इसी प्रकार कुल कितनी 180 ये वाली और 0 डिग्री ये वाली 181 रेखाएं अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो कुल टोटल 181 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो 23.5 डिग्री को हम 23.5 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री रेखा को हम आर्कटिक
रेखा कहते हैं। और दक्षिणी भाग की ओर क्या है 23.5 डिग्री पर क्या हम कहेंगे, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री को हम क्या अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव नहीं उत्तरी गोलार्ध में। इसे हम ये जो बीच वाली रेखा इसके ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। कब होता है 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए। अब पूछता है कि दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। अब विषुवत रेखा पर 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। अभी एक चीज है कि अब ये 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई सभी रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है। जैसे एक रेखा यहाँ पर खींची गई और एक इसके नीचे खींची गई, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी होती है। अब हम पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में तो क्या होती है देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। तो हमारे ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, हमारे ग्लोब पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई, तो हमारे ग्लोब पर कुल टोटल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। कितनी खींची गई हैं, 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। अब 0 डिग्री कौन सी होती है, यहाँ पर इस ग्लोब पर 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन सी होती है, या किसे कहते हैं, तो 0 डिग्री रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामयुक्ता रेखा कहते हैं। 0 डिग्री क्योंकि यहाँ पर लंदन के एक देश के लंदन के एक नगर में एक लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, इसलिए इसे ये रेखा यहीं से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो इधर खींची जाती है 180 और ग्लोब के इधर 180 खींची जाती हैं, तो कुल टोटल कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, 360 रेखाएं खींची जाती हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, तो इनके बीच की दूरी अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है, क्योंकि ये गोल है हमारी पृथ्वी, तो इसलिए यहाँ विषुवत रेखा के पास कितना होता है ये हम बता रहे हैं। यहाँ पर इनकी दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। इनके बीच की यहाँ पे दूरी जितनी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। तो अब कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी इन रेखाओं की आवश्यकता। तो इन रेखाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी, हम किसी भी व्यक्ति की स्थिति को या समय तिथि को जानने के लिए हम इन रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पर लंदन है तो यहाँ पर भारत है, तो कैसे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो भारत में कितना समय हो रहा होगा। समय निकालने के लिए करते हैं, तो सबसे पहले देखें कैसे निकालते हैं समय। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में
24 घंटे में एक अपनी ध्रुव पर एक बार घूम जाती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में कुल टोटल कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कुल टोटल आ जाएगा 440 मिनट। 424 घंटे में कुल टोटल 1440 मिनट होते हैं। 1440 मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। कुल 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1440 मिनट होते हैं। और 1 घंटे में कितने होते हैं? तो 60 मिनट होते हैं। 1440 मिनट होते हैं। अब कुल पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं? तो 360 खींची गई हैं। 360 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर कुल टोटल 4 मिनट आ जाता है। 4 मिनट आ जाता है। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 4 मिनट में हमारी पृथ्वी एक देशांतर को क्रॉस कर लेती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 4 मिनट का समय लेती है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 मिनट का समय लेती है। अब तो हमें पता चल गया कि 4 मिनट में एक देशांतर को क्रॉस कर लेती है। अब जैसे भारत यहाँ से लंदन से यहाँ पर 82.5 डिग्री पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस निकालना है तो 82.5 गुणे 4 कर दीजिए। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 8 32, 1 33। कुल कितना समय लेती है? अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर कितना समय हुआ होगा? 3:30 हुआ होगा। कितना समय हुआ होगा? 3:30 मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा? 330 मिनट हुआ होगा। ठीक है, 330 मिनट। तो यहाँ पर कितना समय हुआ होगा? 5.5 घंटे। कितना समय हुआ होगा? 5.5 घंटे। जब इसे हम घंटे में बदलेंगे तो 5.5 घंटे आ जाएगा, या 5 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। 5.5 घंटे मतलब 5.5 बजा होगा। अगर यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो हमारे भारत में 5:30 हुआ होगा। अब जैसे यहाँ से कोई 15 डिग्री का पूछ रहे कि 15 डिग्री पर कितना हुआ होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे? 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे। 15 चक्कू 60 आ जाता है। 15 चक्कू गुणा कर देंगे। 15 चक्कू 60। 60 को कितना बोलते हैं? ये मिनट आया है, मिनट में, क्योंकि ये हमारा 4 जो है मिनट में है। तो 15 चक्कू 60। तो 60 मतलब कि यहाँ पर 1 बजा होगा। 60 मिनट का ही तो 1 घंटा होता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा? 1 बजा होगा। बस इसी तरीके हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अब पता करते हैं कि तिथि इधर के देशों का मान, मतलब पूर्वी देशों का मान अधिक होता है और इधर के देशों का मान कम होता है। इधर बढ़ता है समय और इधर क्या होता है? घटता है। इधर के देशों का समय घटता है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर इधर जैसे सोमवार है तो जब 100 डिग्री से इधर आएंगे, अगर इधर सोमवार है तो उधर होगा संडे होगा। इधर अगर मंडे है तो इधर संडे है, और अगर इधर मंगलवार है तो इधर सोमवार है। जब 180 को क्रॉस कर लेंगे तब उधर के समय में चले जाएंगे, मतलब उधर हम सोमवार के समय में चले जाएंगे। और जब 180 इधर आ गए तो हम 0 डिग्री इधर से आए तो इधर हम कहाँ पर आ जाएंगे? मंगलवार में आ जाएंगे। तो बस यूं ही निकालते हैं समय और तिथि। बस इतना सा।